ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है का कारण होता है, किसके कारण होती है? थल सीमा। हाँ, आंसर होगा थल सीमा। ठीक है, अब देखो इसको समझ लो। आपको याद रखना है स्थलीय समर और स्थलीय समीर और समुद्री समीर दोनों बहुत बार पेपर में बनता है। ठीक है, समझ लो। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सपोज सन है यानी कि सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश जब स्थल वाले भाग में पड़ता है, यह स्थल वाला भाग है और यह आपका सपोज समुद्र, समुद्र वाला भाग। ठीक है, दिन के समय स्थल वाले भाग में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर स्थल भाग गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। वायुदाब कैसे होगा? निम्न होगा। क्योंकि होता क्या है, जब सूर्य की रोशनी जब समुद्र स्थल वाले भाग में पड़ेगी तो गर्म होता है, हवाएं गर्म होती है। हवा में एक गुण होता है, गर्म होने के बाद हवा फैलती है। ठीक है, हल्की होती है और फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। और जिस क्षेत्र से ऊपर उठती है वहां पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। इसके अपोजिट यानी कि समुद्र में क्या होगा? समुद्र ठंडा होगा। ठीक है, समुद्र जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण यहाँ पे दाब कैसे बनेगा? उच्च, उच्च वायुदाब। हमेशा याद रखना है, जहां पर गर्म स्थान होता है वहां पे निम्न वायुदाब होता है, जहां पे ठंडा स्थान होता है वहां पे उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब और यहाँ पर निम्न वायुदाब है। ठीक है, आपने पढ़ा है हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हाई प्रेशर का है समुद्र में, तो समुद्र से स्थल मंडल की ओर हवाएं चलेंगी। ठीक है, और जिस स्थान से हवाएं चलती है उसको कहा जाता है, उसी वही नाम दिया जाता है। यानी कि समुद्र से हवा चली तो समुद्री समीर इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो समुद्री समीर। तो समुद्री समीर कब चलेंगी? दिन के समय, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। तो समुद्री समीर कब चलेगी? दिन के समय चलेगी। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। क्योंकि ठंडा कौन होगा? समुद्र होगा। समुद्र से हवा चलेगी स्थलमंडल की ओर, और जिस यहाँ से हवाएं चलती है उसको वही नाम दिया जाता है कि समुद्री समीर। तो समुद्री समीर कब चलेगी? दिन के समय। ठीक है, जबकि इसके विपरीत में आपको याद रखने से चंद्रमा है, रात के समय चांद होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या होता है? दिन रात के समय क्या होता है? जो स्थल वाला जो भाग है, स्थल भाग, ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण दिन में गर्म होता है लेकिन रात को ठंडा हो जाता है। तो जब यहाँ पे ठंडा होता है तो यहाँ पे दाब कैसे बनेगा? उच्च, उच्च वायुदाब। यहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा। जबकि समुद्र आपको पता है दिन भर यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो शाम तक होते होते गर्म हो जाता है। समुद्र क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा। ठीक है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, हाई प्रेशर या तो लो प्रेशर बनेगा। तो मैंने आपको बोला था जहां पे उच्च वायुदाब होगा, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाएगा स्थलीय समीर, क्योंकि स्थल भाग से चल रही है। क्योंकि स्थल भाग ठंडा है तो जहां से भाग जिस भाग से चलती है वही नाम दिया जाता है। तो इसका नाम होगा स्थलीय समीर। ठीक है, स्थलीय समीर। तो स्थलीय समीर कब चलेंगी? रात के समय। ठीक है, वही आपको क्वेश्चन था कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, यानी कि भूमि से समुद्र की ओर चलती है के कारण है स्थलीय समीर। उनको क्या कहा जाता है? स्थलीय समीर कहा जाता है। और ये कब चलेंगी? रात के समय। और समुद्री समीर हमेशा कब चलेगी? दिन के समय। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी है आसाम में। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। जंगली गधे कहां पर है सर्वाधिक? कच्छ का रण। ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन कि जंगली गधों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? कच्छ के रण। जंगली गधों के लिए जाना जाता है कच्छ के रण, गुजरात में। ठीक है, तो जंगली गधे लिख लेना गुजरात में, कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वो निम्न है। कौन सा होगा? भूपर्पट्टी। ठीक है, पृथ्वी की परपट्टी यानी कि जो क्रस्ट वाला जो भाग होता है ना वहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ठीक है, समझ लो इसको। तो सबसे पहले प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया? विवर्तनिक की का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर होगा हैरी हेस, हैरी हेस। ठीक है, अब देखो हैरी हेस ने क्या बोला, जैसे सपोज ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर नीचे जो भाग है वो तरल भाग है, मतलब तरल वाली चीजें हैं, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो लावा वगैरह आपके तरल फॉर्म में है। और इस तरल फॉर्म इस ये जो तरल वाला भाग है इसके ऊपर प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेटें का निर्माण हो, जैसे 7 प्लेटें यहाँ पर हैं, इनको बोला जाता है 7 प्लेटें लगभग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन प्लेटों में ही गतिविधियां होती है, उसी को प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपने ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत अलग अलग, कई बार क्या होता है देखो, इस तरह से प्लेटें होती हैं, ये कई बार ऊपर की तरफ जाती है और ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है, इसको कहा जाता है
रूपांतरण गति, और इसी रूपांतरण गति के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, भूकंप किस गति के कारण? पृथ्वी के अंदर रूपांतरण जो गति होती है उसके कारण एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है। ऐसा होता है ना, जो दलदली भूमि होती है, आपने देखा दलदली जो भूमि होती है उसके ऊपर जो मिट्टी की परत जमी होती है, हम पैर रखते हैं ना उसके ऊपर, तो नीचे की तरफ धंस जाता है। उसी तरह से एक ऊपर उठ जाता है एक नीचे धंस जाता है, तो यही गतिविधियां ऊपर नीचे होती है, इसी के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है, एक तो ये गति होती है, दूसरी होती है और इसको रूपांतरण गति कहा जाता है। ठीक है, एक इस तरह से होती है, एक ये होता है, दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट इधर की तरफ जाती है एक प्लेट इस तरफ जाती है, और इसको कहा जाता है अपसारी गति। ठीक है, और इस अपसारी गति के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ये बेसिक चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी क्या होता है कि ये एक दूसरे में प्लेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट में जाती है, तो वहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है। यहां से ज्वालामुखी ऊपर निकलती है, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किस कारण होता है? प्लेटों में क्या गति होती है? अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और एक ये वाली गति होती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है इस तरह से, तो इससे होता है पर्वत का निर्माण। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना बहुत जरूरी है। प्लेटों का निर्माण यानी कि इसको पर्वतों का निर्माण। आपने हिमालय पर्वत पढ़ा है, हिमालय पर्वत जो होता है, जो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट नीचे और यूरेशियन प्लेट ऊपर है, तो उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करती है। इसी कारण क्या होता है? यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है, तो इसको कहा जाता है अभिसारी। इसको, इस गति को क्या कहते हैं? यहाँ पर अभिसारी। इस गति को अभिसारी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि जो प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, या हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है किस भूमि के अंदर किस गति के कारण हुआ है, तो वो होगा अभिसारी गति के कारण। ठीक है, अभिसारी एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर। अपसारी में आपको याद रखना है एक दूसरे के अपोजिट में जाती है, इससे ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होता है। रूपांतरण से आपको याद रखने हैं भूकंप आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी को कहा जाता है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, और किसने दिया? ये हैरी हेस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका भूकंप, जो आपको पूछा जाता है कि भूकंप से भी बहुत क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आपका। देखो ये पृथ्वी है, भूकंप का जो केंद्र होता है ये वाला, इसको फोकस कहा जाता है। फोकस या फिर भूकंप केंद्र कहा जाता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जिस स्थान पे पृथ्वी पे पहुंचता है इस स्थान को कहा जाता है एपिसेंटर, एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के अंदर भूकंप का जो केंद्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं? फोकस कहा जाता है या फिर केंद्र कहा जाता है। जबकि एपिसेंटर कहाँ? भूमि पे, जहां पर वो सबसे पहले प्रतीत होता है, अनुभव किया जाता है, उसको एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहा जाता है। तो भूकंप इस तरह से आता है या इस तरह से फैलता रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से इसकी गति चारों तरफ जाती है, इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, पी, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पी तरंग इसकी गति सर्वाधिक होती है, गति सर्वाधिक यहाँ पर पूछा जाता है, गति सर्वाधिक होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पी तरंग, किस तरंग की गति सर्वाधिक होती है? तो पी तरंग की होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, पर सेकंड, तो सर्वाधिक गति होती है, और ये तीनों माध्यमों में गुजर सकते हैं। तीनों माध्यमों में गुजरने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग। ठीक है, एस तरंग, इससे याद रखेंगे सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस। ये ठोस में गुजरने वाली, क्वेश्चन आता है केवल ठोस में गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो एस याद रखेंगे, यानी कि सॉलिड याद रखेंगे, ठोस में गुजरने वाली। ठीक है, और इसकी गति लगभग होती है 4.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद आती है एल तरंग। एल तरंग इसको सबसे विनाशकारी तरंग भी बोला जाता है, लेकिन इसकी गति सबसे कम होती है, सबसे कम गति। ठीक है, सबसे धीमी, इसकी गति सबसे धीमी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंग होती है, धरातली तरंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो नामकरण किया था वो किया था एच.डी. लव ने, एच.डी. लव। ठीक है, इसलिए इसको लव वेव्स भी कहा जाता है। लव वेव्स कहा जाता है क्योंकि एच.डी. लव एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरंग की खोज करी थी। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सबसे धीमी गति इसकी है, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंग। ठीक है, लव वैसे भी हमेशा विनाशकारी होता है। ठीक है, तो लव तरंग याद रखना है, सबसे खतरनाक, सबसे घातक है। ठीक है, हाँ, जो लव वेव से ये वर्टिकल में चलती है। ठीक है, लेकिन पी वेव कैसे चलती है? सीधी। हाँ, वो इतना, वो तो वैसे नहीं पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाएगा, लेकिन है वो क्वेश्चन भी इस तरह से। तो ये मेन चीज, ये फोकस जो आपको बताया, ये याद रखना है। ऐसे बहुत बार आपका क्वेश्चन बनता है, या तो ये वाला बहुत बार बना है कि फोकस किसे कहते हैं? जो यहाँ से पृथ्वी के अंदर, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है,
पृथ्वी पे जहां पर भूकंप पहुंचता है उसको एपिसेंटर या इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और इन तरंगों को याद रखना है, सबसे तेज, सबसे कम ठोस में गुजरने वाली, और जो ये वाला सिद्धांत आपको समझा है ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक, आपने पढ़ा होगा, मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो मुंबई आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक लिख लेना उसके आगे, ग्वालियर टैंक। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? गौंड, गौंड जनजाति ने लिया है, आंसर होगा डी। तो भील है, गौंड जनजाति ने लिया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में जो भाग लिया था, जो सबसे सक्रिय थी वो थी गौंड जनजाति, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है? आदिवासी जनजाति, तो भील भारत में सर्वाधिक। ठीक है। अगर आएगा भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी जनजाति गौंड, तो सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। सर्वाधिक संख्या में कौन सी है? भील, अभी वर्तमान समय में, लेकिन सबसे प्राचीन आएगा तो गौंड। 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया? गौंड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास, आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था? स्वर्ण मंदिर, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कई बार पूछे जाते हैं, जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, गुरु अर्जुन देव। अच्छा ये बताइए मुझे, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? अकाल तख्त, हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त, ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने करी। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है, तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने। खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये बताइए लंगर प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? सिख गुरु ने, गुरु नानक देव ने, ठीक है। लंगर प्रथा सर्वप्रथम शुरू करी थी गुरु नानक देव ने, लेकिन उसको अस्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने। दोनों याद रखने हैं। और क्वेश्चन आएगा कि लंगर प्रथा सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने शुरू करी थी? तो गुरु नानक देव ने शुरू करी थी। उसको अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ से जो कई बार पेपर में पूछा गया कि गुरु पद जो था उसको पैतृक किसने बनाया था? कि अगर पिता गुरु है तो उसका पुत्र भी गुरु बनेगा, गुरु रामदास ने। तो गुरु पद को पैतृक बनाया था गुरु रामदास ने, ठीक है। तो सिखों से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैतृक पद मतलब गुरु का पद पैतृक बनाया था गुरु रामदास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा उज्जैन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 का के। यह आर्टिकल भी मैंने आपको लगभग सभी रटाई रखे हैं, पुराने जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी आर्टिकल हैं इनके बारे में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी और भी समितियां हैं उनसे संबंधित बताया गया है, उनके आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपका 243, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 243 में क्या है, तो ग्राम पंचायत या उसकी परिभाषा उसमें दी गई है, ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। अगर आपके पास आएगा पंचायत की परिभाषा यहाँ पर है, ठीक है। अगर आएगा 243 ए, तो ए में आपको याद रखना है इसमें ग्राम सभा की परिभाषा, यहाँ पे ग्राम पंचायत, उनकी ग्राम पंचायत सभी की परिभाषा, ग्राम सभा के बारे में यहाँ पर बताया गया, उसकी डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। अगर आएगा 243 का बी, तो ग्राम पंचायत, बी मतलब बनाना, किसको बनाना? ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा का गठन आएगा 243 का बी, यहाँ पर आपको याद रखना है गठन, वैसे ही समझ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गठन 243 का बी, ठीक है। अगर आएगा 243 का सी, तो सी से याद रखना संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 243 का सी में, संरचना, ठीक है। उसके बाद 243 का डी है, डी में आरक्षण,
आरक्षण हम किन लोगों को देते हैं? दबे हुए जो लोग रहते हैं, डी से याद रखेंगे, दबे हुए लोग, ठीक है, यानी कि जो कम जाति के लोग रहते हैं उनको क्या देता है? आरक्षण दिया जाता है। तो 243 का डी में आपको याद रखना है, ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण कौन से आर्टिकल में? 243 का डी, ठीक है। उसके बाद ई आता है, 243 सबके आगे होगा। ई में आपको याद रखना है, ई से ईयर याद रखना है, ईयर यानी कि अवधि, कार्यकाल, ठीक है। 243 ई में ग्राम पंचायत का जो भी कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। तो ई से याद रखेंगे अवधि, अवधि यानी कि कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 243 का के हो गया आपका, फिर आपका लिखो इसमें जी लिखो पहले, ठीक है। 243 जी में पंचायत की शक्तियां हैं, पंचायत की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया 243 जी, ठीक है। अगर एच आएगा 243 का एच, तो यहाँ पे कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति, ठीक है। आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हो फटाफट फटाफट, अगर आपको याद नहीं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 243 जी में पंचायत की शक्तियां हैं और एच में है कर लगाने की शक्तियां, ठीक है। 243 का आई बहुत बार पूछा जाता है, तो आई से याद रखना है इनकम, इनकम यानी कि वित्त, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग आपको कई बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में? 243 का आई, तो यहाँ पे याद रखना है वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जैसे एफ में आपको याद रखना है योग्यताएं, एफ से याद रखना है फेलियर, पंचायतों के लिए योग्यताएं एफ में है, ठीक है। जी में आपको बता दिया शक्ति, और ये वाला जो ओ है यहाँ पे, इसमें न्यायालय क्षेत्र के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताया गया, कुछ क्षेत्रों में न्यायालय का हस्तक्षेप, जो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसके बारे में 243 का ओ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको बताया गया वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए कोटा की ऊपरी सीमा पर रोक लगा दी थी? आंसर होगा इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। ये जो बात था 1992 में आया था। इसने ये बोला कि जो SC ST और OBC जो आरक्षण थे, ठीक है, SC ST और OBC आरक्षण, इसने बोला कि ये बरकरार रहना चाहिए। हुआ क्या था, शुरुआत में जो SC ST और OBC जो आरक्षण बनाया गया था वो 10 साल के लिए बनाया गया था, धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया, ठीक है। तो उसी से संबंधित एक बात सामने आया था, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। फिर उसने क्या बोला था, इसने बोला कि ये परमानेंट होना चाहिए था, अभी भी परमानेंट नहीं हुआ है, अभी भी 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है उसको, ठीक है। तो इस बात ने क्या बोला कि जो SC ST OBC आरक्षण है इसको परमानेंट किया जाए, यानी कि जो आरक्षण है इसको बरकरार रखा जाए हमेशा के लिए, ठीक है, इसको कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये किसने बोला था? इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघवाद ने, ठीक है। जबकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, अभी बढ़ाया गया था 2020 में, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से 10-10 साल के लिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला कि ये खत्म नहीं होना चाहिए, इनकी बरकरार रहना चाहिए। तो ये वाला बात, ठीक है, 1992 का है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक प्रधानता दी जाती है? तो आंसर होगा अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करना, आर्टिकल 312 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति है KR नारायण, आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें आंसर होगा सी वाला, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है दोनों सदनों द्वारा समान जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक पद्धति जो होती है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तो दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी वाला, बाकी सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा डी वाला, ठीक है। अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास जो अनटचेबिलिटी वाला है वो आर्टिकल अनुच्छेद 17 में, ठीक है। आपको पता है अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जबकि हमें क्या पूछा है? मूल कर्तव्य। आपने मूल कर्तव्य आप पढ़े होंगे, आर्टिकल 51 का क में है, ठीक है। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 का क में, तो मूल कर्तव्य जो है हमारे भाग 4 के क में है, यानी कि अनुच्छेद 51 में, ठीक है। टोटल कितने मूल कर्तव्य है? तो याद रखेंगे 11। जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? कोई भी नहीं था, 0, ठीक है। तो 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, आपको लिखा रखे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1976। इसमें पूछा जाता है कि जो 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, और एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 10। उसके बाद 11वां कब जोड़ा गया था? तो सभी को पता है 11वां जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए
अनिवार्य शिक्षा किया गया था। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनमें ये वाला शामिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखना है। नेक्स्ट याद रख, क्वेश्चन नंबर 22 आओ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 302, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गंगाधर चट्टोपाध्याय का मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, गोल गुंबज मकबरा कब इसका है? हाँ, तो मोहम्मद आदिल शाह का है, ठीक है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे अब्दुल याकूत। क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, वास्तुकार कौन थे? अब्दुल याकूत। तो लिख लेना अब्दुल याकूत इसके वास्तुकार। वास्तुकार यानी कि डिजाइनर, बनाने वाला, ठीक है, वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 45 है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? आंसर होगा इसका सी वाला, ठीक है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। आंसर होगा सी। इक्विपमेंट मतलब जो उसके पार्ट होते हैं, किन किन से बना होता है, तो वो वाला, ठीक, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मदरबोर्ड है? सी वाला, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होगा? आंसर होगा सी। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसार का पहला गणक यंत्र है एबेकस, ठीक है। एबेकस किसने बनाया था? किस देश के द्वारा विकसित किया गया थे? चाइना द्वारा। अबेकस सबसे पहले गणना जो यंत्र बनाया था वो चाइना ने बनाया था, जिसका नाम था अबेकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कॉमनवेल्थ एटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन 50 है, 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा 50वां लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। वैसे तो इसमें और भी लोग शामिल किए गए, टोटल 5 हो गए, ठीक है। दो, एक तो ये लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, मतलब टोटल 5 लोगों को ही दिया जाएगा, लेकिन 50वां अगर आपको पूछा है तो 50वां लाल कृष्ण आडवाणी को, सबसे पहले घोषणा हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी को देने की, तो 50वां लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा, ठीक है। नंबर 51 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतखें हों और 2 बतखों के बीच में एक बतख हो? तो कम से कम 3, ठीक है। जैसे मैंने 3 बनाया, 1 2 3, ठीक है। अब पूछ रहा है कितनी संख्या कम से कम फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बतख के आगे 2 बतख हो, एक बतख के आगे 2 बतख है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और एक बतख के पीछे 2 बतख हो, एक बतख ये है, इसके पीछे 2 बतख है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2 बतखों के बीच में एक बतख हो, तो 2 बतखों के बीच में एक, कम से कम फॉर्मेशन यानी कि 3 का फॉर्मेशन ऐसे बन सकता है, तो आंसर होगा आपका सी, डी वाला, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52 है, यदि 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपए है तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितना होगा? 840। बहुत सिंपल था ये, देखो इसमें 6 मजदूरों का वेतन कितना था? 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन कितना था? 700 रुपए, ठीक है। और हमें कितने मजदूरों का लिखना है? 9 मजदूरों का वेतन, 9 मजदूरों का वेतन 12 दिन में कितना होगा, मतलब, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। बस इसमें काटना ही तो था, सिंपल था, बस पुट करना था और लिख देना था। M1D1 वाला फॉर्मूला पता है आपको? M1D1 M2D2 वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको काटना था, तो ये हो गया 15, ये यहाँ पे लिख लो 15 छक्का 90, ये 700 हो गया। अगर आसान करना है तो इक्वल टू 9 × 12 अपॉन ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इस 0 से 0 कटा, इस 9 से ये कटा, ठीक है। 70 70 × 12 कितना होता है? 840, 12 7 84, 840 आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। आंसर होगा 840, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन 53 है, इसका आंसर क्या है? आंसर होगा 21, ठीक है, ऑप्शन सी। आ गया था ना सभी का ये? बस वैल्यू साइन चेंज करने थे, बस आराम से बॉड मास लगा के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें भी कुछ सिंपल था, बस लिखना था जो कोड दिया है, तो आंसर होगा आपका बी, हाँ बी, बी वाला, ठीक है, आंसर होगा बी। 55 आंसर होगा बी 18।
देखो इसको भी बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपको इस तरह से पूछा जाए ट्रायंगल, तो देखो ट्रायंगल निकालने का सबसे पहले अंदर वाले आप काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 इंटू 2 डबल हो जाता है, 4 दूनी 8 ये हो गया अंदर। फिर 1 2 3 यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, ये भी 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो कितने हो गए 16। तो ये हो गए, बचे हुए 2 आपका, एक ये दिख रहा है, ये अलग जो दिख रहा है बाहर वाला, ठीक है, एक ये हो गया और एक पूरा हो गया, कितना हो गया 2 ये हो गया, ठीक है। तो कितना होगा 18। कौन सा, ये तो हमने काउंट कर लिए ना, इसमें जो हमने डबल किया हुआ है, इसमें टोटल 18 होंगे, किसके आए 22, गलत गिने आपने, दोबारा गिना। ये जो हमने 1 2 ये जो लिख रहे हैं ना, इसका डबल करके वो तो काउंट हो चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा है इसमें। इसका तरीका यही है, ठीक है, याद रखना है। इसके नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करके उसका डबल कर देना है। यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, बाहर वाला 4 अंदर है 4 बाहर है, उसमें तो दोनों क्या 4 4 8 8 8 दोनों 16 और 2 ये है, एक वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है। टोटल 22 है यहाँ पर, सॉरी 18 है, 22 ने 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, एक घड़ी में 12:30 बजने के समय, इसका आंसर क्या है। तो पश्चिम तो सीधा था, सीधा घड़ी बनानी थी, वैसे भी आ रहा था, ठीक है, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 57, 515 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो 7 इंटू 1 माइनस 1 कितना होता है 6, 7 एकम 7 माइनस 1 के लेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 6 इंटू 2 माइनस 2, 6 दूनी 12 माइनस 2 10, फिर इंटू 3 प्लस सॉरी माइनस 3, 10 3 30 माइनस 3 कितना 27। फिर यही प्रोसेस आगे भी चल रहा है, तो 104 का मल्टीप्लाई होगा 104 इंटू 5 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 515। 120 हो रहा है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 520, 520 में 5 माइनस करेंगे तो 515। कौन सा है 56 वाला, क्या था 56 वाला, इसमें क्या था, घड़ी बनाओ, ठीक है। ये 12 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, क्या बोल रहा हो 12:12। देखो 12 तुम घड़ी की सुई क्या होगी, यहाँ पर होगी घंटे की सुई, और जो मिनट की सुई कहाँ होगी, ठीक 6 पे होगी, 12:30 बजे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तथा आपको ये पता है ये वाला डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद वो बोल रहे हैं दक्षिण दिशा में 2:45, यानी कि 2:45 जो घंटे की सुई है वो लगभग 3 पे आने वाली होगी, ठीक है, और मिनट की सुई कहां पर होगी 9 पे होगी, तो ये पश्चिम दिशा में है। तो उसका मिनट की सुई कहां होगी 45 पश्चिम में ही तो होगी, ये तो सिंपल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। 58, इसमें 20 याद रखना है, ठीक है। आप जो भी संख्या इसको याद रखना है, आप अगर 1 से 100 तक जो भी संख्या लिखेंगे वो 20 बार रिपीट होती है, ठीक है। देखो वैसे देख लो, आपको अगर 3 यहाँ पे पूछा है ना, 3 कितना पूछा है 3, तो एक बार हमने 3 लिखा 3, फिर 13 में लिखा, फिर इस तरह से टोटल 10 बार हम लिखेंगे, टोटल 10 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद जब 31 33 33 उसमें कितनी बार लिखेंगे 9 बार, तो एक बार वो आएगा, ठीक है, 40 फिर 40 हो जाएगा, और एक बार डबल 3 लिखते हैं ना, तो 10 बार वहां पर रिपीट होगा, तो 10 तो 10 20, कोई भी संख्या 1 से 100 तक लिखने में 20 बार रिपीट होती है, ठीक है। क्या होता है एक एक कितने बार होगा 21 बार, क्योंकि एक कहां पर आएगा 100 में भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, आगामी कल, आंसर होगा 8, ये तो सिंपल था। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है, तो आंसर होगा आगामी कल, आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 60, 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या करना है आपको, 35 का भाग 4 में देना है, कितना होता है 140 होता है शायद, गुणा, सॉरी 35 का भाग 35 का गुणा 35 इंटू 4 कितना होता है 140 को इसने क्या लिखा है 5, यानी कि 4 और 1 5 इसने ऐड किया है, ठीक है।
इसके बाद 69 इंटू 3 कितना होता है 207 होता है, तो 7 और 2 9 लिखा है, और 26 इंटू 5 होता है 130, 130 यानी कि 1 और 3 और 1 4। ठीक है, अब ऐसा नहीं आसानी से नहीं होता है, पर लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्या है, इसका भाग इसका गुणा इसमें करना है, तो 140 हुआ। देखो कोशिश तो आपको करनी है, बहुत बच्चे का निकला भी है, ऐसा नहीं है। तो ये 140 हो रहा है। अब आपको पता है 140 आया, उसने 140 को 5 किस तरह से लिखा होगा, 140 को 5 किस तरह से लिखा होगा, यानी कि उसने जीरो को हटा के इन दोनों का प्लस कर दिया है। आगे भी वही चीज चल रही है, देखो इनको क्या 207 आ रहा है, और 207 को उसने जीरो को हटा दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 9। इसी तरह से 26 इंटू 5 यानी कि 130, 130, 3 और 1 4। आंसर होगा ऑप्शन ए।